महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी जो एक कमी हम कहेंगे वो सामाजिक सोच परिवर्तित नहीं हो पा रही है, क्योंकि वैदिक काल में जो था महिलाएं हर तरीके से सक्षम थी, किसी मामले में कम नहीं थी, तो वहां पर वो सोच ही काम करती और इसी सोच को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक अधिनियम लाए गए हैं। महिलाओं को हर फील्ड में आगे लाने के लिए अधिनियमों के माध्यम से एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ दंड का भय भी दिखाया गया है कि अगर आप महिलाओं के प्रति ये अपराध करोगे तो आपको एक दंड भोगना पड़ेगा। आप हैं दीपा रानी, अभियोजन अधिकारी हैं विजिलेंस में और सीबीसीआईडी में भी इससे पूर्व रह चुकी हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति और महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के द्वारा एक दिवसीय परिसंवाद कार्यक्रम के तहत बतौर मुख्य अतिथि आपने ये बात रखी और महिलाओं से जुड़े तमाम कानूनों पर विस्तार से लोगों को जानकारी दी, उन्हें जागरूक किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला माह शुरू हो चुका है, तो मार्च का महीना हमारी उन तमाम महिला पूर्वजों को याद करने का महीना भी होता है। आज इनकी बदौलत हम मताधिकार से लेकर बहुत सारे कानूनी अधिकारों को हासिल कर पाई। महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त करने की गरज से महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा ये एक दिवसीय परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समिति के एक दिवसीय परिसंवाद गोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक और इन प्रकोष्ठों की जो मुखिया हैं डॉक्टर रेणु प्रकाश हैं, जो कि निदेशक हैं मानविकी विद्या शाखा की। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज के इस एक दिवसीय परिसंवाद जागरूकता कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में समानता और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में अवगत कराना एवं जागरूकता उत्पन्न करना प्रमुख है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यदि हम बात करें तो महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, लैंगिक हो या राजनीतिक क्षेत्र में, उसे सशक्त करने से है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध शोध संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार महिला सशक्तिकरण की पहचान और परख आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका से की जाती है। इन चारों घटकों को यूनेस्को ने सशक्तिकरण के 4 स्तंभ भी माने हैं। वास्तव में जब हम एक सशक्त महिला की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है कि समाज में समानता के दृष्टिकोण से क्या स्वतंत्रता और समानता के अवसर उन्हें उपलब्ध हैं और उन उपलब्ध अवसरों का उपभोग उनके द्वारा कितना किया जाता है। आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है इसमें यह जानना आवश्यक भी हो जाता है और ये हमें जानना चाहिए भी। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर रेणु प्रकाश को सुना, जिन्होंने बताया कि इन प्रकोष्ठों के माध्यम से लगातार वह किस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। कार्यक्रम के संचालक और शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीगर सिंह भरस्वाण से आइए जानते हैं कि क्या था इस परिसंवाद का मकसद। ये कार्यक्रम आंतरिक शिकायत समिति और महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। हम इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समस्या व्याप्त है, तभी हमको कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी उनको उनके संवैधानिक अधिकारों को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है, उनके संवैधानिक अधिकारों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। कहीं न कहीं समस्या अभी भी व्याप्त है। यह एक केवल यूनाइटेड नेशन या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नियम कानून बनाने से, संवैधानिक प्रावधान करने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है कि महिलाएं किस तरह से स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके, उनके अधिकारों को प्राप्ति हो। हिंसा, उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न जिस प्रकार से हम निरंतर न्यूज़पेपर या अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं जो हो रही हैं, तो केवल कानून बनाने से या उसकी जानकारी देने से इसका समाधान मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। इसमें सबसे पहले जन भागीदारी, सामूहिक भागीदारी और सामाजिक भागीदारी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, समाज के दूसरे वर्गों का एटीट्यूड और बिहेवियर जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकते हैं। आज आवश्यकता है सामाजिक भूमिका
किस तरह से होनी चाहिए, जन भागीदारी किस तरह से होनी चाहिए, सामाजिक सरोकार किस तरह से होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि ये समस्या किस प्रकार से समाप्त होगी। तो मित्रों, आपने जाना कि किस मकसद से इस परिसंवाद कार्यक्रम को रखा गया था। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर PD पंत जी ने भी अपने विचार रखे। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं, कार्यस्थल पर तो काफी सुविधाएं हो गई, सब लोग जागरूक हो गए, लेकिन घरेलू में अभी भी एक बहुत बड़ी जरूरत, घर के अंदर जागरूकता पैदा करना कि उनका उतना ही अधिकार है जितने बाकी और सदस्य हैं। इस पर पहलू पर बहुत जरूरी बात किया जाना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज के इस परिसंवाद पर इस पर भी जरूर चर्चा होगी। तो बहुत ही वाजिब चिंता है कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन समाज की, लोगों की मानसिकता में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इनको पूरी तरह से अमल में लाना असंभव है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की अधिवक्ता रूहानी साहनी जी आई थी, जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ में न केवल महिला दिवस के या महिला सशक्तिकरण के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला, तो वहीं महिलाओं से जुड़े हुए 10 कानूनों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। महिलाओं के अधिकारों को जानने से पहले हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं। महिला यानी वुमेन। वुमेन इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड टू लिसन. She is not just a woman in herself, but she is a mother, a grandmother, a daughter, a wife, a helper, a staff and much more. पिछले कुछ सालों में महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में बहुत खराब थी। उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया जाता था। बहुत बार हम सुनते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ घर का काम करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए ही बनी है। पर ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पितृसत्ता हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह काम कर रही है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी चिंता का विषय है। तो दोस्तों, रूहानी साहनी जी को इस वक्त आप सुन रहे थे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी ने की और बहुत विस्तार के साथ में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ में महिला अधिकारों की वकालत की और ये बताया कि एक नागरिक होने के बतौर वो तमाम सारे नागरिक अधिकार उन्हें भी मिलने ही चाहिए। कि प्रावधान कितने भी हो जाएं, उससे कुछ नहीं हो सकता है जब तक समाज अपने दृष्टिकोण को न बदले। दरअसल ये जो विमर्श है, ये सामाजिक मान्यताओं पे ही आधारित है। एक लोकतांत्रिक समतावादी समाज के भीतर, जिसको हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, जहां पे हम एक नागरिक की कल्पना करते हैं, तो नागरिक के लिए तो स्त्री और पुरुष कुछ नहीं होता है। नागरिक के लिए तो मनुष्य है, व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के बहुत सारे अधिकार हैं। आप देखिए, यदि महिला की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि जब अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बदलाव किया। आप देखिए, शारदा एक्ट जहां से शुरुआत हुई है, कितना बड़ा, मैं जब इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते अपने उन डॉक्यूमेंट्स को देखता हूं, कुंवाली में भीष्म प्रतिज्ञा, स्त्री विक्रय नहीं, कन्या विक्रय नहीं रोकेंगे, बड़ी बड़ी खबरें अखबार में छप रही हैं। अखबार इस विमर्श को कर रहा है उस दौर में 1920 के आसपास उत्तराखंड। आप और उससे पुराना इतिहास देख लीजिए। रुद्रपुर में स्त्री पुरुष की मंडी लगती है, हरिद्वार में मंडी लगती है। इतना बड़ा स्नेहलता का पत्र गढ़वाली जैसे अखबार में छपा और उसने ये कहा कि किस तरह से हरिद्वार में मुझे बेच डाला गया सूरत के व्यापारी के माध्यम से, जो कि मुझसे बहुत ही उम्र में बड़ा था। वो करीब 60 साल का व्यक्ति था और एक बच्ची को बेच डाला गया। वो आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज से आप लगा लीजिए कि 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो हम कहां पर आ गए थे? हम जब तक इन प्रश्नों की ओर नहीं जाएंगे, हम उस सांस्कृतिक विमर्श की ओर नहीं जाएंगे और हमेशा ये कहेंगे कि ये सब कुछ अच्छा ही हो गया। अब आप देखिए, जिन व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा विमर्श जो हो रहा है वो विवाह को लेकर के। हमारे खुद के समाज में मिताक्षरा, दाय भाग, निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हम अपनी सामाजिक संरचना को स्थापित करते हैं। हमारे संविधान ने इतनी हमें शक्ति दी है, जिसका आपने उल्लेख किया था, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का। उसके अलावा एक और आर्टिकल 15A, वो और स्पेशल राइट्स देता है
इसके अलावा भी एक और प्रोविजन आर्टिकल का 42 वो और ताकत देता है। तो यदि संविधान के 4 ये आर्टिकल समाज को, नागरिक को अधिकार देते हैं, उसके बाद फिर तमाम तरह के रेगुलेशंस आ गए और अभी तो नए नए एक्ट आ गए। लेटेस्ट एक्ट का आपने जिक्र किया, यूसीसी के रूप में आ गया है। ये सब हैं, लेकिन क्या हम सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि हम समाज में अपनी 49% पॉपुलेशन को उसी रूप में स्वीकार करें कि वो इस नागरिक समाज का एक स्वतंत्र इकाई भी है? जब तक हम इसको नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि हम उस एक्चुअल जो नागरिक अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। कानून हमारे पास सब कुछ है, बहुत सशक्त कानून है, और उन कानूनों के, जैसा आपने मैरिज एक्ट के बारे में कहा, सती प्रथा के बारे में कहा, देखिए भारत की आजादी के बाद भी रूप कुंवर कांड तो आपने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। राजस्थान में अब से कुछ 1-2 दशकों पहले हुआ था। तो आखिर सती प्रथा खत्म भी हो गई, तब भी कल्चरली हमारे माइंड के भीतर सती प्रथा बनी। तो मामला संस्कृति का है, मामला समाज के मान्यताओं का है। जब तक उस ओर नहीं जाएंगे, जब तक उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, और बुद्धिजीवी होने के नाते जब तक हम उसकी चीरफाड़ करके समाज के सामने नहीं लाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है ये सही रूप नहीं ले पाएगी, ये आकार नहीं। तो दोस्तों, बहुत संक्षेप में हमने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की बातचीत आपको सुनाई। परिसंवाद कार्यक्रम में बातें बहुत सी हुई है, बहुत सारी कानूनों पर बात हुई है, लेकिन सभी बातों को यहाँ पर सुनाना मुमकिन नहीं है। हम आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में मानपुर पश्चिम की पूर्व ग्राम प्रधान भागीरथी जी, सामाजिक कार्यकर्ता कनक चंद जी, विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक आभा गरखाल जी समेत विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोग मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये रेडियो रिपोर्ट आपने सुनी। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपकी फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।